फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब कुछ बढ़िया हो। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जुलाई की सैलरी के अंदर सभी कर्मचारियों को जिनका एक प्रेस कोड यूनिफॉर्म होता है उनको ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाता है। जैसे मैं बात करूं रेलवे के अंदर, तो स्टेशन मास्टर को 12,500 रुपए, बाकी की जो कैटेगरीज है, चाहे टीएनसी हो, एएलपी हो, ट्रेन मैनेजर हो, ग्रुप डी की कोई सी पोस्ट हो जिनकी एक निर्धारित यूनिफॉर्म हो, उनको 6,250 रुपए भुगतान किया जाता है। जब डीए 50% नहीं पहुंचा था, इससे कम था, तब ये राशि जो है 10,000 रुपए स्टेशन मास्टर को और बाकी को जो 5,000 मिलती थी। जैसे डीए 50% पहुंचा, तब से यहाँ पे 25% की इन दोनों भत्तों में वृद्धि कर दी गई है। लेकिन अभी हाल ही में एक लेटर यहाँ पे तेजी से वायरल हो रहा है कि जिसके अंदर बताया गया है कि रेल कर्मियों को ड्रेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो किन रेल कर्मियों की यहाँ पे बात की जा रही है, और ड्रेस अलाउंस जो यहाँ पे रिकवरी की भी बात की जा रही है। साथ दोस्तों, एक और जो खबर निकल के आ रही है वो है यहाँ पर रिस्क और हार्डशिप अलाउंस देने की यहाँ पे रेलवे बोर्ड की तैयारी चल रही है 8वें वेतन आयोग के अंदर। इसके रिगार्डिंग रेलवे का एक ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। तो एक अच्छी और एक बुरी खबर रहने वाली है, तो डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ड्रेस अलाउंस को लेकर क्या कुछ मामला चल रहा है और किस जगह से ये लेटर निकला है। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि किसी रेलवे के अंदर कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपकी एक निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, जेडब्ल्यू हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, ग्रुप डी के अंदर भी कई सारी पोस्टें ऐसी होती है जिनका एक निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो ऐसे में उनको ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाता है। ये नोटिस है दक्षिण साउदर्न रेलवे की तरफ से, और यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट में रिकवरी एंड स्टॉपेज ऑफ इरेगुलर पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस टू स्टाफ नॉट एलिजिबल फॉर यूनिफॉर्म एज पर ड्रेस रेगुलेशन 2004। यानी ऐसा स्टाफ जो ड्रेस अलाउंस के एलिजिबल नहीं है, जिनको नहीं मिलना चाहिए, फिर भी उनको काफी समय से यहाँ पे ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जा रहा है, जो कि एक तरह से इरेगुलरिटीज है, इसको बंद किया जाए और जितना उनको पेमेंट किया गया है उसका रिकवर भी की जाए। तो देखिए किस स्टाफ की यहाँ पे बात की जा रही है। रेफरेंस में इन लेटर का यहाँ पे हवाला दिया गया है। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट टाइटेड अबाउ, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ड्रेस अलाउंस हैज बीन इरेगुलरिटीज पेड टू स्टाफ वर्किंग इलेक्ट्रिकल लोको शेड। यानी टीआरएस के अंदर जो भाई लोग कार्यरत है उनकी कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है। इस लेटर के तहत डीजल लोको शेड है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टीआरडी हो, टावर वैगन ड्राइवर हो, इन कैटेगरीज को यहाँ पे ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा इस लेटर के तहत। और ये जो रेफरेंस लेटर भी यहाँ दिए गए हैं, अगर इनको कोई भुगतान किया गया है पहले तो उनकी रिकवरी यहाँ पे की जाए, ऐसा इस लेटर के अंदर लिखा गया है। तो देखिए, एज पर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द रेलवे बोर्ड, इस लेटर के तहत ड्रेस अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल टू द अबव मेंशन कैटेगरीज। यानी इन कैटेगरीज के लिए ड्रेस अलाउंस नहीं है इस लेटर के तहत। द पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस टू दिस स्टाफ इन कंट्रोलेशन ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन ड्रेस रेगुलेशन 2004 आरबी नंबर, इस लेटर के तहत इन व्यू ऑफ द अबाउ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर हियर। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। द entire irregular payment of dress allowance made shall be recovered from their salary bill in phase manner। यानी यहाँ पे फेज के अंदर इनसे जितना भी पेमेंट किया गया ड्रेस अलाउंस का, उसकी रिकवरी करो और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाए। आगे लिखा है द कंसर्न बिल यूनिट सेल इंश्योर इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ एनी फर्दर डिसबर्समेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस। यानी भविष्य के अंदर इनको कोई भी जो है ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाए, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और इसको अर्जेंट समझा जाए, और 10/7/2026 तक इसको जो है यहाँ पे इसकी रिपोर्ट की जाए। आगे सारी कुछ चीजें लिखी गई। 1/7/2026 का ये लेटर है। तो ये सभी रेल कर्मचारियों के लिए नहीं है। काफी सारे भाइयों ने इस लेटर को मेरे साथ शेयर किया। ये सिर्फ भी ये कैटेगरीज है इनका जिनको पहले मिल रहा होगा ड्रेस अलाउंस, और अब इनको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा, और जो मिल गया उसकी रिकवरी भी यहाँ पे होने वाली है इस लेटर के तहत। बाकी जो कर्मचारी जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है तो वो तो वैसे एलिजिबल नहीं है, जैसे कि जेडब्ल्यू है, सीनियर क्लर्क है, और भी कई तरीके की पोस्टें होती हैं जिनका कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है। जैसे कि मैं बात करूँ जेई एसएससी हो गया आपके किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उनको भी ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाता क्योंकि उनकी कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, एक रेलवे बोर्ड की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। ये आपका इसी महीने का है, और सभी जो जनरल मैनेजर है उनको ये लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका डाटा रिगार्डिंग रिस्क एंड हार्डशिप फेस्ड बाय वेरियस कैटेगरी इन इंडियन रेलवेज। देखिए यहाँ पे कैटेगरी दी गई है नीचे। इसमें रेलवे का कहना है कि यहाँ पे हमारे को डाटा दीजिए रिस्क और हार्डशिप, यानी किस पोस्ट के अंदर जो है कर्मचारी किन किन चीजों को रिस्क और हार्डशिप जो है फेस कर रहे हैं अपनी ड्यूटी के दौरान, इसका डाटा हमारे को दीजिए। और इसमें और बहुत सारी चीजें लिखी गई है, इसको मैं हिंदी में थोड़ा समराइज करके आपको बताता हूं।
देखिए दोस्तों, लिखा है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों की कार्य स्थितियों की जांच कर रहा है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले लेटर निकला था कि यहाँ पे खुद पे कमीशन फील्ड के अंदर उतरा है, रेलवे कर्मचारियों के जो काम वगैरह हैं वो सारी कुछ चीजें देख रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ डिफिकल्टीज है, उस हिसाब से उनकी जो वेतन संरचना है उस हिसाब से उनको दी जाए। और किसी कैडर में लगे हैं या किसी कैटेगरी में लगे कि यहाँ पे रिस्क और हार्डशिप ज्यादा है तो उनको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस दिया जाए। तो ऐसा फील्ड में उतर के सब चीजों पे बात की जा रही है। तो आगे देखिए, ताकि उनके नियमित कर्तव्यों के दौरान होने वाले जोखिम और कठिनाइयों को पता लगाकर प्रासंगिक सिफारिशें की जा सके। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा सामना किए जा रहे जोखिम और कठिनाइयों की मात्रा का आकलन करने के लिए वर्ष 2024-25 के कैलेंडर वर्ष के दौरान संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या, मृत्यु और गंभीर चोटों में संबंधित डेटा निर्धारित प्रपत्र संलग्न में आवश्यक है। जमा करने में आसानी के लिए एक गूगल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। इस गूगल फॉर्म पे यहाँ पे डालना है, सभी जोनल रेलवे को काम करना है। और नीचे जो है कैटेगरीज भी दी रखी है, मैं आपको भी बताऊंगा किस किस कैटेगरी की बात की गई है। क्षेत्रीय रेलवे को सलाह दी जाती है कि वे अपने जोन पीयू प्रोडक्शन यूनिट से संबंधित समेकित डेटा को निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करें और उसके बाद डेटा की अनुमोदित हार्ड कॉपी 17 जुलाई 2026 तक जमा करें। ये यहाँ पे टाइमलाइन रहने वाली है कि 17 जुलाई 2026 तक सभी जोन को ये काम करना है कि आपके पास में जो भी अलग अलग कैटेगरीज है उनका, यानी किसी के पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने लोग ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हुए, कितने लोगों की डेथ हुई, जैसे कि ट्रैकमैन साथी जाते हैं, कई बार ट्रेन मैनेजर है, एलपी है इनमें, या फिर आपके पॉइंट्समैन वगैरह हैं, तो काफी डिफिकल्टीज रहती है, तो उनका यहाँ पे डाटा मांगा गया है। आगे लिखा है क्षेत्रीय रेलवे कृपया ये सुनिश्चित करें कि डेटा डिवीजन में अधीनस्थ इकाइयों द्वारा फीड न किया जाए। यानी ये जो डाटा है यहाँ पे एक जोन एक ही बार डाटा फीड करेगा। मान लो यहाँ पे 4 डिवीजन है तो सब जब डिवीजन अपने अलग अलग, तो डिवीजनों से सारा जोन कलेक्ट करेगा और जोन सिर्फ एक ही यहाँ पे इस गूगल फॉर्म में एक ही डाटा डालना है और डिवीजन लेवल पे डाटा नहीं डालना है, जोन लेवल पे डालना है, ऐसा रेलवे का कहना है। इसे अत्यंत आवश्यक माना जाए। ये दोस्तों इसमें सीधे सीधे बात ये है कि यहाँ पे देख संदीप पाल जी है, प्रधान कार्यकारी निदेशक वेतन आयोग के रेलवे बोर्ड की तरफ से। और एक तरीके से इसके अंदर देखा जाएगा कि जो कर्मचारियों के लिए डिमांड की जा रही है, रेलवे कर्मचारियों के लिए जो भी यूनियन वगैरह है, तो वो प्रशासनिक है या नहीं है, ये एड पे कमीशन की जो टीम है फील्ड के अंदर उतर के देख रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम भी है क्योंकि यहाँ पे अच्छे से एक तो अपन किसी को वर्बली समझे, एक एक खुद देख के पता लगाएंगे कि हाँ इनको नाइट ड्यूटी वगैरह करनी पड़ रही है, संटिंग के अंदर क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, पेट्रोल मैन अगर पेट्रोलिंग करता है तो कितनी डिफिकल्टी रहती है, ये सब चीजें खुद देख पाएंगे। तो यहाँ पे उम्मीद रहेगी कि वेतन आयोग के अंदर कुछ अच्छा आप लोगों के फेवर में रहने वाला हो। देखिए इन सभी कैटेगरीज के डाटा मांगे गए हैं। सिविल के अंदर सुपरवाइजर एसएससी जेई है, टेक्नीशियन है सभी के, ट्रैक मेंटेनर है, कॉमर्शियल में कॉमर्शियल टिकट स्टाफ है, कंस्ट्रक्शन में सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, ट्रैक मेंटेनर, इलेक्ट्रिकल में सभी डिपार्टमेंट एलपी, चीफ लोको इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, ये सभी लोग। मैकेनिकल के अंदर सुपरवाइजर, लोको पायलट, चीफ लोको पायलट। मेडिकल में सफाई वाला, एसएनटी के अंदर सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, स्टोर के अंदर आर्टिशियन। आगे ट्रांसपोर्टेशन में स्टेशन मास्टर है, सुपरडेंट है, कंट्रोलर है, पॉइंट्समैन है, ट्रेन मैनेजर है, टेक्नीशियन और आरपीएस में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, टोटल सभी कैटेगरीज में यहाँ पे बात की जा रही है। तो लगभग सारा ही रेलवे के स्टाफ को इसके अंदर कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पे डिटेल मांगी जाएगी कि किस डिपार्टमेंट के अंदर किस टाइप की जो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कुछ कैटेगरीज है, जैसे टीआरडी है, एसएनटी है, या फिर आपके पॉइंट्समैन है, काफी लंबे समय से रिस्क और आरसी अलाउंस की डिमांड कर रहे हैं, तो हो सकता है इनकी यहाँ पे प्रॉब्लम देके या जो भी चीजें इनके डाटा देख के उनको रिस्क और आरसी अलाउंस का भुगतान किया जाने लगे 8वें वेतन आयोग के अंदर, ऐसी सिफारिशें की जा सके। तो एक बहुत अच्छी पहल रेलवे की तरफ से, वेतन आयोग की तरफ से रेलवे कर्मचारियों के लिए रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर जो फ्री सिम मिलती है सीयूजी, उसको लेकर भी एक अपडेट निकल के आ रहा है। 7/7/2026 का है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से। इसमें होता क्या है, जैसे सीयूजी सिम अपने को मिलती है रेलवे के कार्य के लिए, और इसमें लोग क्या करते हैं, कर्मचारी जब लोन वगैरह लेते हैं तो ये नंबर दे देते हैं या कहीं भी अपने जो है पर्सनल यूज के लिए इसको काम में ले लेते हैं, जबकि ये सिर्फ रेलवे के काम के लिए है। रेलवे संबंधित काम भी आप इसके दौरान कर सकते हैं। तो जब कोई लोन वगैरह ले लेता है तो किसी का ट्रांसफर होता है तो वो सिम किसी और को लॉट होती है, तो लोन वगैरह नहीं चुका पाने के कारण किसी भी टाइप से उस पर कॉल वगैरह आते रहते हैं। तो उसको लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है कि सीयूजी सिम का यूज जो है किसी भी तरीके से लोन वगैरह या अपने किसी भी निजी कार्य के लिए नहीं लेना है, अन्यथा आपके लिए ये जो है खराब एक तरीके से रह सकता है, क्योंकि आपके विरुद्ध इसमें प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। ऐसा लेटर पे निकाला गया है, जो कि सही भी है, क्योंकि सीयूजी सिम जो आपको सिर्फ रेलवे के कार्य के लिए दी जाती है, अपने पर्सनल कार्य के लिए नहीं दी जाती है। पर्सनल कार्य के लिए अपनी पर्सनल सिम का ही यूज करे। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको जरूर किया। थैंक यू।